नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। और आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े से होंगे एकदम। तो मेरे साथियों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल का नौवा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें 36 या 37 क्वेश्चन हैं, यूपी कांस्टेबल के ही लेवल के हैं सारे क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक बना रहना है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है पहला हमारा, इसमें जो पहला जो प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का लक्ष्य तो नाम है, चाल है, गलत है या निशाना है? तो मेरे साथियों, इसमें लक्ष्य का जो अनेकार्थी शब्द है वो निशाना है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे साथियों, नागर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, नागर किसे बोलते हैं? चतुर को बोलते हैं, होशियार को बोलते हैं, दक्ष के लिए बोलते हैं मेरे साथियों। तो इसमें दे रखा नागर का पर्यायवाची शब्द है, ढोल है, चतुर है, ग्रामवासी है या नगर है। तो आपको याद रखना है, इसमें बी पार्ट आपका सही है, चतुर होता है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो मेरे साथ ही एक बात ध्यान दीजिए, जहां पर वो कहते हैं ना कि एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो देखो, कभी आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो वही चीज है हमारे यहाँ पर कि माला फेरत जुग भया, जो माला को हम जपते रहते हैं, राम 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 राम। तो यहाँ पर फिराना मन का फेर, जो मन का जो स्वभाव है, जो दशा है, वो आपकी बदल नहीं रही है, तो उस माला को जपने से फायदा ही क्या है आपका? क्योंकि जो मन का अंदर का जो कपट है वो आपका कम ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उस माला को आप राम 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 फिर भी जप रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उस माला को जपने से। तो यहां पर दे रखा है कर का मन का डारी दे। कहते हैं कि वो कर, जो जो माला है, जो तेरे हाथ में माला है, कर का मतलब होता है हाथ जो होता है, उसको माला को डाल दे। मन का फेर, जब तेरा मन का फेर ही ना मिला, फिरा है, या मन का जो है तेरी स्थिति या जो स्वभाव है जो नहीं बदली है, तो उसको माला को जपने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेरे साथियों, आपको याद रखना है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें मेरे साथियों यमक अलंकार है इसमें। और यमक अलंकार जो है मेरे साथियों, अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार है। जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहा जाता है, और जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनके लिए अर्थालंकार कहा जाता है मेरे साथियों। तो देखिए, इसमें ये आपका कौन सा है? यमक अलंकार है, और यमक जो अलंकार होता है वो शब्दालंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बड़ी ही आपके साथ। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, किसी की सहायता। तो सहृदय का मतलब होता है जो हृदयवान होता है, और सहचर का मतलब क्या है? जो साथ चलने वाला होता है। और सहकार का मतलब होता है जो साथ कार्य करने वाला है, साथ काम करने वाला है। तो सहायक, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द मेरे दोस्तों, इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? करण का करण, सुरेश मीना के लिए खाना लाया। किसी के लिए कोई चीज अगर दी जाती है तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है मेरे साथियों। उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए, एक बात में हम आपको बता देते हैं, जहां करण कारक होता है तो उसमें साधन होता है, माध्यम होता है, और या फिर के द्वारा, या फिर के साथ और के बिना, और जितने भी शरीर के अंदर अंग भंग होते हैं वो सब आपके किस में आते हैं मेरे साथियों? वो आपके करण कारक में ही आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लेके चलें, सुरेश मीना के लिए खाना लाया, उनको पढ़ना चाहिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये पुस्तक सीता को दे दी। तो यहाँ पर साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे।
अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो मेरे साथियों एक आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर जहाँ भी कोई डाउट होता है तो उसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप देखिए ज़रा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित या अंतर्निहित या अंतर्निहित या अंतर्निहित। तो मेरे साथियों इसका डी पार्ट आपका सही है, डी विकल्प इसका सही है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? खेलकूद को दिया जाता है, तकनीक को दिया जाता है, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, या फिर भाषा संस्कृति के लिए? तो मेरे दोस्तों आपको इसका जवाब खुद देना है, बताइए कौन सा होगा? खेलकूद है, तकनीकी है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए है, या फिर भाषा संस्कृति के लिए है? तो सलाका जो पुरस्कार है मेरे साथियों, वो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया था। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, तो देखिए रसों की संख्या कितनी होती है? कामता वो भरत मुनि के अनुसार 8 होती है। और भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। रस जो होते हैं इसमें संचारी भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? संचारी भाव आपके 33 होते हैं। और 34वां अगर आपसे कहने लगे, 34वां एक संचारी भाव आया है नया, तो वो 34वां संचारी भाव किसने दिया है? तो वो आचार्य देव ने दिया है, जिसका नाम है छल। और 35वां एक संचारी भाव है जिसका नाम है चकपकाहट, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो मेरे साथियों सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको देखना है। चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक का है, रौद्र का है, या वीर का है, या बीभत्स का है? तो आपने सुना होगा क्रोध, जब गुस्सा आता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर उसमें गुस्सा आया हुआ, किसको आया हुआ है? अर्जुन को। तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बी पार्ट इसका सही है, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, रौद्र रस। आगे हम चलते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? तो आपको याद रखना, मैं जो आपका ये जो दे रखा है, मैं की अगर बात करें तो एक आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष काम करते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, और एक होता है आपका मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम आते हैं, मैं और एक हम आता है, मैं का बहुवचन रूप उसमें क्या मिलता है? आपको हम मिलता है। तो मेरे साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में मैं का बहुवचन है, हम दोनों, हम सब, हम लोग, या हम, तो मेरे साथियों आपको लगाना है डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, हम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है, ये मुहावरी नहीं है, तो मुहावरा है इसमें। तो सिर चढ़ाना, सिर उठाना, या सिर झुकाना, या सिर कटाना मेरे साथियों। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है इसमें, सिर चढ़ाना है, सिर उठाना है, सिर झुकाना है, या सिर कटाना है? तो मेरे साथियों इसमें आपका सिर उठाना, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अली अली, देखिए अली, ये छोटी की मात्रा लगी हुई है मेरे साथियों, और इस पे है बड़ी की मात्रा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा भगवान या दुश्मन, सखी या भौरा, भौरा या सखी, या भौरा या भगवान। देखिए जहां पर छोटी की मात्रा लगी हुई है मेरे साथियों, जहां पर यदि छोटी की मात्रा लगी हुई है तो वो तो होता है मेरे साथियों भौरा का, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो वो सखी का होता है। तो इसका सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, अली। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? वाच्य के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों? वाच्य के प्रकार 3 होते हैं, एक कृत वाच्य, कर्म वाच्य, एक होता है भाव वाच्य। अगर क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार बदलता है तो कृत वाच्य होगा, और क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्म वाच्य होगा। क्रिया का लिंग व वचन न कर्ता न कर्म दोनों के अनुसार ही ना बदले तो वहां पर भाव वाच्य होता है। और असमर्था वाले वाक्य प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूं, वो अधिकांश किस में आते हैं? तो आपको याद रखना भाव वाच्य में आते हैं।
ठीक है। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों, क्रिया के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। वो 3 कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो मेरे साथियों यहां पर यदि हम चलें, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक की जगह हम अगर यहां पर हम लिख दें कि पुस्तक पढ़ी जाती है, ये पुस्तक जो शब्द है क्या है आपका? एक स्त्रीलिंग और एक वचन है। मैं इसकी जगह अगर एक सेकंड के लिए उपन्यास लिख देता हूं मेरे साथियों, उपन्यास यदि लिख दूं तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, उपन्यास पढ़ी जाती है या पढ़ा जाता है? तो इसमें जो है ये उपन्यास या पुस्तक है क्या चीज? ये हमारी कर्म है। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है मेरे साथियों? ये जो क्रिया जो बदल रही है वो किसके अनुसार बदल रही है? तो आपको याद रखना है, क्रिया जो बदल रही है हमारी कर्म के अनुसार बदल रही है। इसलिए वाच्य कौन सा होगा मेरे साथियों? कर्म वाच्य लगा दीजिए आप इसमें। इसका ए पार्ट, ए विकल्प इसका पूरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत में बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में बोले जाते हैं मेरे साथियों, उसे बोला जाता है तत्सम। तो तत्सम की बात करेंगे यहां पर, तो मेरे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको याद रखना, नंग, नग्न आता है, नग्न, नग्न का क्या बनेगा? इसका तद्भव रूप होता है मेरे साथियों, नंगा होता है। आपको याद रखना है नंगा। और क्षमा का जो होता है मेरे साथियों, क्षमा की अगर बात करें तो इसका होता है तद्भव जो रूप होता है वो होता है ये वाला क्षमा। और साथियों नख की अगर बात करें तो इसका होता है नाखून, नाखून। और बात इधर ही कर रहे हैं नेह, नेह का होता है स्नेह। तो कहने का मतलब यह है, ये पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए नग्न भी आपका तत्सम है, क्षमा भी आपका तत्सम है, और आपको याद रखना है कि ये जो नख है, नख भी आपका तत्सम है। तो कौन सा नहीं है फिर आपका? ये इसने जो शब्द होता है मेरे साथियों, ये क्या है आपका? ये इसने यहाँ पर तत्सम है, क्योंकि ये नेह क्या बचा फिर आपका? ये आपका तद्भव है फिर यहाँ पर। तो यही पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नहीं है तो वो आपका डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत दी, महंत दी नहीं होता है, महंत जी है ये मेरे साथियों, ये जी है मेरे साथियों। जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। आध्यात्म का मतलब क्या है? जो अपने अंदर अच्छी तरीके से जानता है और उसके अंदर आत्मज्ञान हो। तो यहां पर साथियों अगर हम लेके चलें, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है और महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है और महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो मेरे साथ ही एक बात ध्यान रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप भी बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, या इसमें शब्द शुद्धि, शब्द की समस्या है, कुछ शब्द इसमें अशुद्ध है, ये देखिए आप लोग, या फिर वाक्य में कोई गलती है या विराम चिन्ह में कोई गलती है मेरे साथियों, वो चीज आप देखेंगे। इसी को एक आधार बनाकर हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे, कहाँ गलती है इसमें। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करेंगे, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, लेकिन ये जो अध्यात्म जो होता है ये कोई शब्द नहीं होता है इसमें। और आध्यात्म ये भी आपका अशुद्ध है और अध्यात्म ये भी आपका अशुद्ध है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। देखिए वाक्य में अशुद्ध वाक्यों को यदि हम शुद्ध कब करेंगे? जब वाक्य हमारा अशुद्ध होगा तभी हम उसके लिए शुद्ध करेंगे। और वाक्य में जो है अशुद्धियां कई प्रकार की होती है मेरे साथियों, जैसे कि लिंग के कारण होती है, वचन के कारण होती है, या फिर विशेषण के कारण हो जाती है, कारक के आधार पर अशुद्धियां होती हैं, कई प्रकार की अशुद्धियां होती है मेरे दोस्तों। तो उस पर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए एक हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और आपको बता दें कि यूपी कांस्टेबल जो 1 लाख नई वैकेंसी आ रही है, उनके लिए 1 लाख वैकेंसियों के लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उस बैच का नाम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। और देखिए आपको इतना हम बता दें कि यूपी जो पैट है, जो पैट का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द यानी कि रिलीज होने वाला है। तो आप बने रहें हमारे चैनल से। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है,
पहली बात, पहला ऑप्शन हम लेके चले हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। मेरे साथियों एक बात मैं इतना बता दूं, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है मेरे साथियों, ये ध्यान रख लीजिए। यहां पे थोड़ी सी हर चीज को देख के चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो मेरे साथियों ये पैतृक जो है ना, ये आपकी यहां पर अशुद्धि है, ये ऐसा नहीं लिखा जाता है और इसमें अशुद्धि है। और भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं मेरे साथियों, अधीन होता है वो शब्द, कभी ध्यान रख लीजिए। कभी जैसे कि हम आपसे कहने लगे कि अधीन शब्द शुद्ध है, तो अधीन आपका गलत होता है, अशुद्ध है, ठीक है। तो इसमें बचा कौन सा है मेरे साथियों, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वकील शब्द है तो तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है कि ये जो है वकील जो शब्द है मेरे साथियों, एक विदेशज शब्द है। तो आपको इतना ही बता दूं कि ये जो शब्द है आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें जो है तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तो ये वकील की बात कर रहे हैं, ये मेरे साथियों सी विकल्प का सही है, विदेशज है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल, कपाल किसे बोलते हैं, इसके लिए ये खोपड़ी। तो मेरे साथियों कपाल का पर्यायवाची शब्द है, खप्पर है, भाग्य है, माथा है या एदरेस्ट है। तो माथा तो है नहीं, माथा का होता है ललाट होता है और मस्तक होता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना भाल भी होता है इसी का। तो इसका जो है कपाल का पर्यायवाची शब्द है खप्पर होता है मेरे साथियों, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। चलो यहां पर चलते हैं मेरे साथियों। मैंने लिखा है यहां पर सुंदर बगीचा, यहां पर लिखा मैंने सुंदर बगीचा, सुंदर बगीचा मैंने यहां पर लिखा। तो मेरे साथियों एक बात बताइए, बगीचा क्या है यहां पर, अगर मैं आपसे कहना चाहूं बगीचा है क्या चीज, तो बगीचा क्या चीज है, एक हमारा संज्ञा शब्द है। और जो संज्ञा जो शब्द है, इस संज्ञा की क्या बताई जा रही है, संज्ञा शब्द है आपका ये, इस संज्ञा की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ये सुंदर जो क्या है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है विशेषण शब्द है। ये क्या है मेरे साथियों, विशेषण शब्द है। तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है, विशेषण कहा जाता है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटना, देखिए जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना या निराश होना मेरे साथियों। तो इसमें पूरी तरीके से हताश हो जाना, यानी कि तो हताश का मतलब क्या, निराश होना। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एसड़ा का अर्थ क्या है, एसड़ा का अर्थ क्या है मेरे साथियों, अभिलाषा है या फिर अनिच्छा है या फिर ईर्ष्या है या फिर घृणा है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है, देखिए एक शब्द आता है लोकेशणा, लोकेशणा, लोकेशणा। और लोकेशणा की बात करें मेरे साथियों तो इसको हम तोड़ सकते हैं लोक प्लस का एसड़ा में, लोक प्लस का एसड़ा। तो यहां पर यदि एसड़ा की बात करें, एसड़ा का अर्थ होता है कि जो इच्छा रखने वाला होता है। तो इच्छा रखने वाला फिर कौन सा है, मान के चलो अभिलाषा या अनिच्छा या ईर्ष्या या घृणा है मेरे साथियों। तो आपको याद होना चाहिए ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है, अभिलाषा। अभिलाषा को बोला जाता है इच्छा और इसी को बोलता है लालसा और इसी को कहा जाता है ईहा भी बोला जाता है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का विदुषी होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा या होशियार होगा। तो मेरे साथियों विद्वान एक शब्द है, ये क्या है आपका पुल्लिंग है। तो वो पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग बताइए इसका। तो मेरे साथियों ए विकल्प इसका बिल्कुल सही, विदुषी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो बहुत कठिन समय आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ओहो पूछ रहा है, जहां पर मेरे साथी एक बात ध्यान रखना है आपको, जहां पर किसी भी घृणित वस्तु को देखकर या फिर मनोभाव से जो निकलने वाले जो ऐसे शब्द होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, तो उन्हें जो है जो संबोधन करते हैं, जो जैसे ओहो, हे राम, अरे मैया, सुनते हो,
अजी सुनते हो, धत तेरे की, ये सब किस में जाते हैं मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है, विस्मयादि बोधक में जाते हैं ये। तो इसमें वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो बहुत कठिन समय आया है, ओहो एकदम आश्चर्यचकित जो शब्द निकलते हैं हमारे मुख से, तो उसमें मेरे साथियों ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नीलमणि फुकन को, वो सर्वेश यादव सब्बे को, नीलमणि फुकन को, कृष्णा सोपती को, अमिताभ घोष को। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, और 1961 में हुई थी। आपको ये पता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपको याद रखना 23 भाषाओं में इसको दिया जाता है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, और 23वीं भाषा को किसको दिया गया? अंग्रेजी को दिया गया था। और वो कब दिया गया? 2018 में अमिताभ घोष के लिए दिया गया मेरे साथियों। इसकी आपसे पूछने लगे कि इसमें धनराशि कितनी जाती है, तो आपको याद रखना 11 लाख रुपए से दी जाती है मेरे साथियों। पहले इसमें 7 लाख थी मेरे साथियों। तो इसमें पूछ रहा है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो आपको याद रखना है सर्वेश यादव सब्बे को, नीलमणि फुकन को, कृष्णा सोपती को, या अमिताभ घोष को। तो आपको याद रखना बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, नीलमणि फुकन को दिया गया मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। हाँ, चूड़ी अच्छी थी। मैं थी की बात चल रही है यहां पर मेरे साथियों। चूड़ी अच्छी थी मैं कौन सी क्रिया है? अधिकार धोतक क्रिया है, औचित्य धोतक है, वो बोधक है, या अप्रत्यक्ष क्रिया है, या फिर योजक क्रिया है मेरे साथियों? तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, बड़े प्यार से आपको मैं समझाऊंगा, बहुत ही सहनशीलता से। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूं फिर भी एक बार आपके सामने। चूड़ी अच्छी थी, अच्छी थी, ठीक है। अब इस पे ये पूछ रहा है थी जो है, इसमें जो है कौन सी क्रिया है? तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, आप कहोगे सर ये सहायक क्रिया होगी, तो नहीं, सहायक क्रिया नहीं है। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, सहायक क्रिया वहां आती है जहां मुख्य क्रिया होती है, और जहां पर मुख्य क्रिया नहीं होती वहां सहायक क्रिया नहीं होगी। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, चूड़ी अच्छी थी की बात यदि हम करें, क्योंकि यहां पर कोई भी हमारी मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया के ना होने पर, मुख्य क्रिया के ना होने पर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब वहां पर आती है, मुख्य क्रिया के ना होने पर, वो मेरे साथियों योजक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखें आप, ये इसका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा विकल्प है? डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बुरे अर्थ में बात किसकी चल रही है मेरे साथियों? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद, वद की बात चल रही है। वद उपसर्ग किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का है, या उर्दू फारसी का है, या फिर हिंदी का है, या संस्कृत का है? तो मेरे साथियों देखिए, वद, वद नशीब, या वदवू, या फिर वदनाम, ये सारे जो शब्द होते हैं अरबी फारसी के होते हैं, जितने भी आपके उपसर्ग हैं ये। तो मेरे साथियों अगर आपसे कहें बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो वद उपसर्ग है किस भाषा का है, तो उर्दू और फारसी का है। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करेंगे मेरे साथियों, तो बालकृष्ण भट्ट हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या अजीत कुमार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो मेरे साथियों इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, वो है बालकृष्ण भट्ट। और इनकी एक आपको मैं बता देता हूं, एक इनकी पत्रिका है जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है? अणु और अनु, अंत आरंभ, अंत और आरंभ। देखिए मेरे साथियों यहां पे पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये दे रखा है अंत और ये दे रखा है आरंभ, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? एक दूसरे के विपरीत है मेरे साथियों। ठीक, अनिल अनल दोनों ठीक है, अभय और उभय दोनों ठीक है। अभय का अर्थ होता है मेरे साथियों जिसमें कि इसका जो अर्थ अलग है, अभय का मतलब क्या? निर्भीक। उभय का मतलब होता है यहाँ पर दोनों। और आपको पता अनिल का जो अर्थ होता है, अनिल किसे बोलते हैं और अनल किसे बोलते हैं? अनल बोला जाता है आग के लिए, और अनिल बोला जाता है समीर के लिए। समीर का मतलब होता है मेरे साथियों हवा के लिए कहा जाता है। अणु किसे बोलते हैं? जो अणु होते हैं छोटे छोटे, उसे कहा जाता है। अणु का मतलब होता है पीछे, पीछे चलने वाला। तो साथ ही इसमें कौन सा विकल्प आएगा? दिए गए विकल्प में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है? तो बी पार्ट इसका आप लगा देंगे, बी विकल्प इसका सही है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों।
निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए ये किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, समाधि किसमें? जल में, जल में समाधि। तो आपको याद रखना है ये कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो समाधि किसमें है? जल। तो जल में जब समाधि है तो आपको याद रखें जहां पर बेस हो, स्थान हो, तो वहां पर कौन सा कारक कहा जाता है? तो कारक की बात करूं, अधिकरण कारक होता है मेरे साथियों। तो यहां पर आगे सिर्फ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश में वो को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए ये किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, यानी कि समाधि किस में है मेरे साथियों? जल में है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बोलने दो यहां पर आता है, बोलने दो चीड़ को किसकी कीर्ति है? नरेश मेहता हैं, अज्ञे हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो मेरे साथियों ये बोलने दो चीड़ को, तो ये नरेश मेहता की कीर्ति है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो बात किसकी चल रही है? द्विज, द्विज, द्विज। द्विज का मतलब क्या है? जो दो बार क्या लेता है? जन्म लेता है। तो यहां पर देखिए ये पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है इनमें से कौन सा नहीं आता। ये सी विकल्प आप लगा देंगे हंसते हुए खेलते हुए बच्चों। ये सी विकल्प है इसका बिल्कुल, क्योंकि पक्षी भी होता है द्विज का, और दांत भी होता है, और ब्राह्मण भी होता है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। वाह उपसर्ग से बना शब्द है, वाह उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वाह। तो देखिए कौन सा है? बदौलत है, वाह दौलत। वर दास्त, वा कलम, वद नाम। तो आप बताइए, खुद बताइए, वा उपसर्ग से बना जो शब्द होता है इसमें वदौलत, वा दौलत, दौलत के साथ में मेरे साथियों। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप देखिए राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य, राज्य की भाषा। ये की शब्द यहाँ पर ऐसा आएगा। राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। तो देखिए मेरे भाइयों, राजभाषा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। ठीक है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है। बिल्कुल ठीक है, भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह अपने देश की भी हो सकती है, किस गैर देश से आए शासकों की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित हूँ। किसमें? राजभाषा के 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में ही हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी मेरे साथियों। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया गया था। तो आपको याद रखना किया जाता है धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्यों की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बिल्कुल सही है मेरे साथियों। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य करने में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया। तो मेरे साथियों एक बात याद रखनी है आपको कि राजभाषा है क्या चीज। तो राजभाषा हमारी जो राज्य की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। जो सरकारी दफ्तर या ऑफिसों में जो कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है मेरे साथियों। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि राजभाषा अधिनियम कब बन के तैयार हुआ था। तो आपको याद रखना है 1963 में यह बन के तैयार हुआ था। राजभाषा को दर्जा कब प्राप्त हुआ?
14 सितंबर 1949 को हुआ था मेरे साथियों। और आपको याद रखना हिंदी जो दिवस है, दिवस है सर्वप्रथम कब से शुरू हुआ मनाना, ये तो 14 सितंबर 1953 से हुआ था। और मेरे साथियों एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये दे रखा है कि अनुच्छेद इसमें जो 344 है, अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है, तो आपको हम बता देते हैं। अनुच्छेद 344 जो किससे वर्णित है, इसमें प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था मेरे साथियों। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था मेरे साथियों, तो आपको याद रखना बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, उन क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। चलते हैं आगे। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? हिंदी भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर, या फिर दक्षिण का भाषा पर, या फिर भारतीय सभी भाषाओं पर? एक आपका है हिंदी भाषा पर, दूसरा है संवैधानिक भाषा पर, तीसरा है दक्षिण का भाषा पर, या भारतीय सभी भाषाओं पर। तो मेरे साथियों सबसे आपको याद रखना है और पढ़ा भी है आपने। तो सबसे पहली बात यदि हम करते हैं तो हिंदी भाषा पर, क्योंकि ये देखा इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही है, तो हिंदी भाषा पर दी गई। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। दे रखा है इसमें किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? मराठी की है, या गुजराती की है, और हिंदी की है, और कन्नड़ की है? तो मेरे साथियों एक बात आपको याद रखना है कि देखिए अभी हमारी जो ना, अगर आपसे कहने लगे कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुभाषीय देश है। वो आपने सुना होगा कि कोस कोस पे बाड़ी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बाड़ी। तो हमारा जो देश है बहुभाषीय देश है, इसकी कोई भी राष्ट्रभाषा अभी नहीं है जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा हो। हमारी जो भाषा है वो राजभाषा है, राज्य की अलग अलग भाषा है, उससे हम संबंधित है। तो मेरे साथियों यहाँ पर दे रखा किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने के लिए ज्यादा संभावना है? तो मराठी, गुजराती, हिंदी, या कन्नड़? तो मेरे साथियों इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका सी विकल्प सही है, हिंदी। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं मेरे साथियों। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? व्यवहार राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा है, या सारे देश की संपर्क भाषा है, और जनता की भावात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, क्षेत्र सीमित होता है? तो मेरे साथियों राष्ट्र जो भाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो राष्ट्रभाषा का ये डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों, क्षेत्र सीमित होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? 1948 में, या 1949 में, या 1950 में, या 1947 में? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, बात यहां पर चलती है हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में तो आपको याद रखना है 14 सितंबर 1949 की बात करते हैं मेरे साथियों। और एक बात और याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था, कितनी भाषाएं थी हमारी, तो आपको याद रखना मूल संविधान में मेरे साथियों 14 भाषाओं का उसमें वर्णन था। 15वीं कब जोड़ी गई? तो आपको याद रखना 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों सिंधी। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, एक से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, अच्छे से अच्छी लेवल पे आपकी तैयारी करी जाएगी मेरे साथियों। बस जुड़े रहें और हमारे चैनल पे विशेष ध्यान दें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे साथियों। आगे देखते हैं अगला इस क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं अभी हम। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है? तो मेरे साथियों बी पा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, 1949 को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। उचित शीर्षक क्या है मेरे साथियों? तो अभी हमने आपको बताया अच्छे से कि भावनात्मक भाषा है, या जनभाषा है, या बोलचाल की भाषा है मेरे साथियों। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, पहली बात ये बात किसकी चल रही है? इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है, चुनिए। तो मेरे साथियों इसमें जो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के लिए बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। तो आज 36 यानी कि 36 क्वेश्चन थे इसमें।
और 36 क्वेश्चनों को आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है। लेकिन जहां भी अगर आपको कोई डाउट हो मेरे साथियों, तो जरूर संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जहां भी अगर समस्या आ रही है उसका हम सॉल्यूशन जरूर देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथियों, यदि आपको हमारे नेक्स्ट जेन प्लस चैनल से यदि जुड़ना है, तो आप देखिए किसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, यूट्यूब के द्वारा यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथियों, तो नेक्स्ट जेन प्लस के द्वारा भी हम बात करें तो यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जेन प्लस .in के द्वारा हम कहां जा सकते हैं? इंस्टाग्राम पर। और मेरे साथियों, यदि हम टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से यदि हम संबंध रखना चाहते हैं, तो मेरे साथियों नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम्स के जरिए भी हम उनसे जो है ना जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथियों, यदि मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं, लगाना भी चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज, आपको पता भी होना चाहिए कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आज ही मॉक टेस्ट आप जो ना लगाइए। तो और किसके माध्यम से? nextgenplus.in। आप जो है गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर के जरिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। साथियों, आज का समय इतना ही है और अब हम विदाई की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।